सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं महविश अनस और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम बात कर लेंगे कि मुल्क में जो कोरोना वायरस है उसके वार जारी हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर बात की जाए तो मज़ीद 48 अफराद इस वायरस के बायस इंतकाल कर गए हैं। इसके अलावा सरकारी पोर्टल के जो आदाद शुमार हैं उनके मुताबिक आज मुल्क में जो कोरोना वायरस की शरह है वो 3.9% रही है। पाकिस्तान ने रूस की जो वैक्सीन है उसे पाकिस्तान में इस्तेमाल की इजाज़त अब दे दी है। प्रोग्राम में आज इस पर बात कर लेंगे। इसके अलावा LDA के ऑपरेशन के हवाले से बात करेंगे जो कि लाहौर में जारी है और खोखर पैलेस से जो मुतसिल गैर कानूनी तजावुजात हैं उनके खिलाफ ये ऑपरेशन किया जा रहा है। इसके अलावा ब्रॉडशीट मामले के हवाले से बात करेंगे। हुकूमत ने जो कमेटी बनाने का सोचा है उसके ऊपर तो अपोजिशन एतराज़ कर रही है। अब देखना यह है कि हुकूमत उनके इस एतराज़ को सीरियस लेती है या नहीं। इस हवाले से आगे होने क्या जा रहा है। दूसरी जानिब अगर PDM की हम बात कर लें तो PDM में इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं और जो इन हाउस तब्दीली है उसके ऊपर इख्तलाफ सामने आ रहा है। 4 जमातें हैं PDM की ऐसी जो कि इन हाउस तब्दीली के खिलाफ है, लेकिन पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि कोई भी गैर जमहूरी अमल जमहूरियत को डीरेल कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी को ये बात अब क्यों याद आ रही है। पहले तो पीपल्स पार्टी PDM का पूरा साथ दे रही थी, सड़कों पर भी आई, जलसे जुलूस भी किए, रैलियां भी निकाली और अब पीपल्स पार्टी को ऐसा लगता है कि इन हाउस तब्दीली जो है वो ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी के हवाले से ये बातें की जा रही हैं कि कोई डील हो गई है, पसे पर्दा कुछ मुज़ाकरात हो गए हैं, कोई बात हो रही है। इस पर लगारी साहब का मौक़िफ़ ले लेते हैं। लगारी साहब, क्या समझते हैं आप, ये जो इन हाउस तब्दीली की बातें पीपल्स पार्टी की जानिब से की जा रही हैं, तहरीक अदम एतमाद लाने की अब बात की जा रही है, पीपल्स पार्टी को ये सारे ऑप्शंस पहले क्यों नहीं याद आए, अब क्यों? पहली बात आपने कहा है कि डील हुई है, तो डील में एक तरफ तो पीपल्स पार्टी है, दूसरी तरफ कौन है? यही तो बात है। नहीं, दूसरी तरफ तो वो होगा ना जिसके पास इक़्तिदार होगा या ताकत होगी या अख्तियार होगा या मेंबर्स होंगे। यानी किसके साथ डील कर रहे हैं? इमरान खान के ख़िलाफ़ हम आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले रहे हैं या इमरान खान के कोई साथी हैं जिनके खिलाफ, जिनको कह रहे हैं कि हम आपके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं? ये जो मामलात हैं बहुत गंभीर होते जा रहे हैं और अभी चीज़ें इतनी जो सतह आब पर खामोशी दिखाई जा रही है वो तह आब ऐसी खामोशी नहीं है। तह आब बहुत कुछ हो रहा है और बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इस हुकूमत की नाक़िस कारकर्दगी ने और इनकी खुल्लम खुल्ला अवाम दुश्मनी ने बहुत सी जो सेगमेंट्स हैं उनको नाराज़ नहीं मायूस किया है और लोग समझते थे कि जनाब बस इमरान खान आए तो मुल्क के मसाइल हल हुए। मालूम ये हुआ कि मुल्क के मसाइल हल नहीं हुए बल्कि मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गए, मुश्किलात बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, इकनॉमी क्लैप्स कर गई, आपका सारे का सारा गवर्नेंस का सिस्टम मज़ीद करप्ट हो गया, इतना करप्ट हो गया है कि ताफुन आ रहा है, बदबू आ रही है इस पूरे सिस्टम से और ये सिस्टम अब चलने के काबिल नहीं है। आपको मामूली ऑपरेशन से काम नहीं चलेगा, कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा कि आप इस सिस्टम को रवां रख सकें। हो सकता है कि एक रेमेडी हो कि हुकूमत जो है वो किसी ना किसी तरीके से आप उसको घर भेज दें, कोई तरीका। अगर आपने कोई गैर आइनी तरीका अख्तियार किया तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अवाम भी इस पर आमादा भी नहीं होंगे और इस पर जो है वो इसको रिजेस्ट भी करेंगे। आप अब तक जितने भी गैर आइनी इक़दाम करते रहे हैं, जो ताकत के मराकज़ हैं उनकी तरफ से जितने भी गैर आइनी इक़दाम हो रहे हैं, इवन आइन के अंदर भी एक ऐसी चीज़ें शामिल की गई जिसके तहत ये हुकूमतों को बदल दिया करते थे या और रास्ते अख्तियार किए गए जो आइन के मुरवजा तरीके हैं उनके अलावा और तरीके अख्तियार किए गए कि किसी न किसी तरीके से किसी न किसी इदारे को आगे करके अब पार्लियामेंट को या जो है अपना वज़ीर आज़म को हटा दिया जाए। वज़ीर आज़म को हटाने का तरीक़ाकार आइन में मौजूद है, अगर उससे हट कर किसी और तरीके से वज़ीर आज़म को हटाया जाता है तो वो ख़तरनाक तरीका होगा। वो आइंदा इस तरह का खेल बार बार नहीं चल सकेगा जो यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ और नवाज़ शरीफ के साथ होता रहा है। इस तरह की चीज़ें
मजीद आप करेंगे तो लोगों के अंदर नाराजगी और गुस्सा बढ़ेगा। वैसे ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे ऐसा कोई फैसला हो सकता है? फॉरेन फंडिंग केस का जैसे चल रहा है ना मामला, आपको लगता है ये गले की हड्डी बन सकता है पीटीआई के लिए? बिल्कुल गले की हड्डी बन सकती है, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बगैर नहीं हो सकती। नवाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी को हटाने के लिए जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ था वो नहीं हुआ था। पहली बात यह कहाँ लिखा हुआ है कि जो है वो कोई अदालती ज़राए इस्तेमाल करके वज़ीर आज़म को, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट को रुस्वा करके आप बाहर निकाल देंगे? ये आइन में कहाँ लिखा हुआ है? जो शख्स अवाम के भाई सादिक भी, अमीन भी, ये सारी चीज़ें जो हैं जो ज़ियाउल हक ने पैबंदकारी की आइन के अंदर, यही नवाज शरीफ थे जिन्हें इसको ख़त्म करना था और वो अड़ कर बैठ गए थे, नहीं हम इसको ख़त्म नहीं करेंगे। नतीजा ये हुआ कि अब सदाकत और अमानत का मसला अब आगे जाकर पेश आएगा, जब पता चलेगा कि जनाब फिर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, तो अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो रहा होगा तो हम उसको रिजेस्ट करेंगे। मेरा मतलब यह है कि जो शख्स जमहूरियत के साथ है, जो शख्स पार्लिमानी निज़ाम के साथ है, वो इसको रिजेस्ट करेगा। मैं कहता हूँ इस तरह से इमरान खान वज़ीर आज़म तब भी इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मेरा अपना परसेप्शन ये है, मेरा अपना नुक्ता नज़र ये है। लेकिन अगर किसी के पास अददी अक्सरियत है, मुझे नज़र नहीं आ रही है, अगर बिलावल साहब के पास है और वो इस ऑप्शन को अख्तियार करना चाहते हैं तो हम क्यों मुखालफत करें? लेकिन अच्छा, पहले भी जिस तरह से सीईसी की मीटिंग में इजलास हुआ, उसके बाद फैसला हो गया, ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, सेनेट इंतखाबात के हवाले से मना लिया गया था पीडीएम को। आपको लगता है कि अब भी ऐसा ही कुछ हो सकता है? तहरीक अदम एतमाद पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई फैसला कर लेगी, उसके बाद कहा जाए तो तौसीक करवा लेते हैं ना वो पीडीएम से, ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक बात की है बिलावल भुट्टो जरदारी ने, इस तरह का कोई फैसला नहीं सुनाया गया है। एक तजवीज़ तो है ना उनकी। मैं तजवीज़ आई है ना, तजवीज़ कहाँ जाएगी? उस फोरम पर जाएगी जहाँ इस तजवीज़ पर गौर होना है। वो फोरम कौन सा होगा? वो फोरम होगा पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी या पीडीएम की रहबर कमेटी, जो तमाम पार्टियों के सरबराहान पर मुश्तमिल है, वो बैठकर फैसला करेगी। अगर वो फैसला करते हैं, कहा यह जाता है ना सीईसी में फैसला होता है, उसके बाद तौसीक करवाई जाती है पीडीएम से। नहीं, सीईसी के फैसले की तौसीक का मसला नहीं है यहाँ। ये भी तो अभी इसके बारे में भी अभी तक सीईसी ने तो ये नहीं कहा है, ये तो बिलावल भुट्टो साहब की अपनी तजवीज़ आई है ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है, अभी नहीं किया, लेकिन आगे जाके तो हो सकता है। नहीं, आगे जाकर हो सकता है, तो पीडीएम के साथ भी बात हो सकती है। एक तजवीज़ आई है, इस तरह की तजवीज़ एक मौलाना की थी कि हम लॉन्ग मार्च जो है वो इस्लामाबाद की तरफ करेंगे, रावलपिंडी की तरफ करेंगे, तो एक तजवीज़ आई थी और उस तजवीज़ पर मुख्तलिफ नुक्ता नज़र होंगे। देखें, ये एक पार्टी नहीं है, एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, 11 पॉलिटिकल पार्टियों का मजमुआ है और 11 पॉलिटिकल पार्टीज का अपना अपना मंशूर है, अपना अपना प्रोग्राम है, अपना अपना तरीक़ाकार है। ये कम से कम पॉइंट्स पर मुत्तहद हुए कि इस नाअहल, नालायक और नाकाबिल एतबार और ना तजर्बाकार इस हुकूमत के साथ कैसे मामला किया जाए कि पाकिस्तान के अवाम इसके वार से बच सकें, क्योंकि ये अंधाधुंध लोगों को निशाना बना रही है। आम आदमी की जेब को, आम आदमी की ज़िंदगी को, आम आदमी की इकनॉमी को, आम आदमी की, पाकिस्तान की इकनॉमी को बेहतर करने का दावा करते हैं। और जितने नवाज शरीफ और जरदारी साहब के दौर में मजमूई कर्जे लिए गए, उनसे भी बड़े कर्जे उन्होंने इतने ही दौर में लिए हैं। और क्या किया? नवाज शरीफ के दौर में डेवलपमेंट हुई, जरदारी साहब के दौर में मुख्तलिफ सेक्टर्स में बड़ी डेवलपमेंट हुई, एग्रीकल्चर में इतनी डेवलपमेंट नहीं, पाकिस्तान खुद कफालत की मंजिल को पहुंच गया था। लेकिन कराची में कोई काम नहीं हुआ। नहीं, कराची में काम होने की मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ, मैं फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। कराची में ऐसा कहना कि बिल्कुल काम नहीं हुआ, इसको भी जरा हमें रिव्यू करना है। ये एक ऐसा मसला है। आदमी की नजर से अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे ये बताएं कि कराची का लैंड कंट्रोल कितनी एजेंसियों के पास है? 8 कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, ना वहाँ सिंध गवर्नमेंट है, ना वहाँ पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, ना वहाँ फेडरल गवर्नमेंट है। आपका एक KDA है, एक LDA है, एक MDA है, एक KMC है, आपके पास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, आपके पास डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है, आपके पास स्कीम 33 में 100 वो जो है सैकड़ों कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। आपके पास ज़मीन का कंट्रोल किसके पास है? जाकर कोई डेवलपमेंट करे, काम करे। अगर एक सोसाइटी के ऊपर करोड़ों अरबों रुपए के वाजबात होंगे तो कहाँ से आपके होंगे? ये सिंध गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, बाकी उसको कुछ करना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जो ड्यूज़ हैं वो कौन पे करेगा? आप बताएं, चलें वहाँ पर देखें कि कितनी सोसाइटियों के ऊपर, सैकड़ों सोसाइटीज़ हैं
और उनके ऊपर ड्यूज़ हैं और ड्यूज़ कोई अदा नहीं करता है। तो जब ड्यूज़ सोसाइटी अदा नहीं करेगी, एक सोसाइटी इतना डेवलप कर जाती है कि वो मालूम होता है कि एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई। ये जो पाकिस्तान एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, पीछे सोसाइटी के अंदर एक एक प्लाट जो है अरबों में चला गया है। तो इस तरह के दूसरे प्लाटों की वैल्यू बढ़ सकती है अगर वहां पर डेवलपमेंट होती है। यहाँ तो डेवलपमेंट नहीं हुई, यहाँ हुई है तो यहाँ पर कीमत भी बढ़ गई है। फिर कंटोनमेंट के एरिया हैं, फिर वो डिफेंस के एरियाज हैं, वो बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहां पर सिविलियंस की नहीं होती, इंटरसाई भी नहीं है, तो उनको कैसे डेवलप करें। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में बैठकर वसीतर बुनियादों पर गौर व खौज करना होगा। सूबाई हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को और मुख्तलिफ इदारों को बैठकर करनी होगी बात। इस तरह लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, हैदराबाद, फैसलाबाद, इस तरह से लैंड कंट्रोल मुख्तलिफ इदारों और एजेंसियों के पास नहीं है जितना कराची के अंदर है। कराची तो बटा हुआ बेचारा। लेकिन तजावुजात के खिलाफ जब भी हुकूमत कोई ऑपरेशन करती है तो उसके बाद रेजिस्टेंस शुरू हो जाती है। अभी लाहौर में जो खोखर पैलेस से मुतसिल जो तजावुजात हैं उनके खिलाफ आज ऑपरेशन, खोखर पैलेस ही मुनहदम हो गया ना। तो ये मैं ये कहता हूँ कि पिछले दिनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला किया कि अलीम खान साहब की जो सोसाइटी है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, हाउसिंग प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा, उसको मस्मार कर दिया जाए इसलिए कि वो इलीगल है और किसी जवाज़ के बगैर है, किसी कानूनी अथॉरिटी के बगैर बनाया गया है। तो उसको तो वफाक ने अभी तक जाकर हाथ तक नहीं लगाया, मालूम तक नहीं किया, पूछा तक नहीं है। वहाँ पर तो कोई बिल्डोज़र नहीं चले हैं, यहाँ आकर बिल्डोज़र चल गए। देखिए मैं यही कह रहा हूँ ना, सवाल ये है यार, आपके बारे में भी फैसला आया है, इनके बारे में भी फैसला आया है, आप पहले किसको करेंगे? यानी आप हुकूमत बैठो, पहले जिम्मेदारी आप एग्जाम्पल सेट करें, उसके बाद तो पहले आप जाए ना। आपने नहीं किया ना। इस्लामाबाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्लियर फैसला आया है, आपने उस पर कितना इम्प्लीमेंट कर लिया है और कितनी इम्प्लीमेंटेशन की रिपोर्ट आपने वहां जाकर जमा कराई है। मैं कहता हूं कि आप अगर दोहरी पॉलिसी अख्तियार करेंगे, नतीजा यही होगा। खोखर बिरादरान कुछ भी होंगे, लेकिन खोखर बिरादरान के पास तमाम लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। आप पहले उनको, मैं ये कहता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान ने 10 रुपए का नोट जारी किया, पहले हुकूमत पाकिस्तान कहे कि हम 10 रुपए का नोट मनसूख कर रहे हैं, तब लोगों को आप कहे ना कि 10 रुपए आपके पास बेकार हो गए। अगर हुकूमत पाकिस्तान भी नहीं कर सकती, मजाज अथॉरिटी कोर्ट है, आप कोर्ट में जाकर कहेंगे कि जनाब ये 100 रुपए का नोट, ये 5000 का नोट, ये 1000 का नोट जो है, ये हम इसको लोगों की जेब से चला जाएगा ना अगर आपने मनसूख कर दिया नोट को अचानक। आपकी डिग्री है, आपकी डिग्री बोर्ड ऑफिस ने जारी किया है, बोर्ड ऑफिस भी उसको मनसूख नहीं कर सकता जब तक कोर्ट का आर्डर ना हो। वैलिड कानूनी जरिए से अगर आपकी डिग्री को, आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट को, आपके इंटर के सर्टिफिकेट को, आपके घर की लीज को, आपके घर के अलॉटमेंट को कोई मनसूख नहीं कर सकता है तावक्ते के आप कोर्ट में जाएं और कोर्ट में कोई जाकर ये साबित करे कि ये जो अलॉटमेंट है ये गलत है। सही तो नहीं हो सकता है। इस तरह से क्या इन्होंने वो प्रोसेस किया है कि ये सब कुछ जो है ये गैर कानूनी है, फिर उसके बाद जाकर जहां कह रही है अदालत के गैर कानूनी है उसको तो आप हाथ में लगा रहे हैं, और जिनको आपका दिल कह रहा है कि ये गैर कानूनी है उसको जाकर आप गिरा रहे हैं। ये तो दोहरा मयार हुआ ना। और वही वाली बात है कि फिर ऑपोजिशन तो यही कहेगी ना कि इंतकाम की सियासत हो रही है, यही हो रही है। बिल्कुल। अच्छा लगाई साहब, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ब्रॉडशीट मामले के ऊपर बात कर लेते हैं। हुसैन नवाज साहब का एक मौकिफ सामने आया है, वो कहते हैं कि ब्रॉडशीट और नैब तनाज़े के हवाले से जो सालसी अदालत के जज हैं सर एंथोनी, उनका बयान पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि शरीफ खानदान के खिलाफ कोई चीज़ सामने ही नहीं आई। वो ये बात कैसे कह सकते हैं? उस वक्त तो तहकीकात रुकवा दी गई थी ना, अगर तहकीकात होती, कंप्लीटली उनको करने दिया जाता ब्रॉडशीट को, तो इनके खिलाफ तो बहुत सारी चीजें सामने आ सकती थी। तो इन्होंने तो नहीं रुकवाई थी जाकर, नवाज शरीफ तो नहीं रुकवाए थे। नवाज शरीफ तो जलावत नहीं काट रहे थे, वो तो बैठे हुए थे जिद्दा में, उनकी फैमिली भी जिद्दा में। ये हुसैन नवाज, हसन नवाज, मरियम नवाज, असमा नवाज थे, सारे के सारे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और अब्बास शरीफ और मियाँ शरीफ और मियाँ शरीफ साहब की अहलिया मोहतरमा, ये जो अभी हाल ही में इंतकाल हुए, सारे के सारे ये तो बैठे हुए थे जद्दा में। और इस दौरान में ब्रॉडशीट के साथ एग्रीमेंट भी हुआ, उसके साथ वो एग्रीमेंट जो है सस्पेंड भी हुआ, उनके साथ उन्होंने मामला तय भी किए, फिर मामला वापस भी लिए। इसमें नवाज शरीफ कहाँ से आ गए? अच्छा, अगर इन्होंने उनके साथ एग्रीमेंट करके मनसूख किया था तो उसके जिम्मेदार कौन हो गए? न नवाज शरीफ, न नवाज शरीफ का ख़ानदान, न आसिफ अली जरदारी, ना कोई और, वही हुकूमत जिम्मेदार थी। या ये हुकूमत जिम्मेदार है जो पैसे जाकर भर रही है और जाकर फौरन पैसे दे रही है, और लोग कहते हैं कि जनाब, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कहते हैं कि जनाब कमीशन तय कर रहे थे
और कमीशन की वसूली के बारे में बात हो रही थी, कौन कौन जा रहे थे, कौन से मुशीर। ये भाई कहानियां खुलेंगी, दास्तानें खुलेंगी, किस्से खुलेंगे, पता चलेगा लोगों को कि कितनी बड़ी कयामत बरार शीट के पीछे खड़ी है। तो इसी सब के लिए तो हुकूमत तहकीकात करना चाहती है, लेकिन तहकीकाती कमेटी के ऊपर भी अपोजिशन एतराज़ उठाती है। मैं ये कहता हूँ कि अगर अपोजिशन एतराज़ उठाती है तो वैलिड एतराज़ उठाती है। जो शख्स भी कभी भी किसी भी ज़माने में अगर नैब का हिस्सा रहा है और नैब के किसी मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी है, अगर नैब ने किसी को हायर किया है अपने कामों के लिए और वो शख्सियत भी नैब का हिस्सा रही है, तो आप क्यों बज़िद हैं कि उन्हीं को लेकर आएँ? वे यहाँ तो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा ना, तो आप उनको क्यों सामने ला रहे हैं? आप जनाब शेख अजमत सईद साहब, मिस्टर जस्टिस शेख अजमत सईद साहब को ही क्यों लाना चाहते हैं? बहुत से जज साहिबान जो है वो अदालतों से फारिग हुए हैं, आप उनको जिम्मेदारी दे दें। और ऐसे जज भी आप दरियाफ्त कर सकते हैं जो नॉन पीसीओ जज साहिबान हूँ। अब तो पीसीओ का भी ज़माना गुजर गया। लेकिन ये ब्रॉडशीट वाला मामला आपको लगता है कहाँ तक जाएगा? किसके लिए खतरा होगा ये ब्रॉडशीट? अगर अब तक कौन से मामला भाई, यहाँ हमूदुर रहमान कमीशन किसी के लिए खतरा नहीं बनाया भाई। यहाँ क्या हुआ है? हमूदुर रहमान कमीशन इस बात के लिए कायम हुआ था कि पाकिस्तान कैसे टूटा, पाकिस्तान दो लख्त कैसे हुआ, पाकिस्तान को तोड़ने वाली फोर्सेस क्या थी। अब तो कोई बात छुपी नहीं हुई। किसिंजर ने कह दिया है, किसिंजर ऑन द रिकॉर्ड है कि याह्या खान ने मुझे यकीन दिलाया था कि हम मशरक़ी पाकिस्तान को अलहदा कर देंगे। अब कोई पूछेगा जाकर याह्या खान से? हम तो परचम में, पाकिस्तान के परचम में लपेट कर उनकी तदफीन करते हैं। अयूब खान ने लिख दिया था, अपनी डायरियों में छपी हुई है, मार्केट में है, कि हमने बंगाल को अलग करने का फैसला कर लिया था। तो फिर कोई जाकर पूछ रहा उनसे कि जनाब आपने ये क्या किया था? कहाँ है हमूदुर रहमान कमीशन? कहाँ है उसकी रिपोर्ट? हम इन रिपोर्टों के बारे में क्या जानते हैं? कहाँ है वो उसामा बिन लादेन के वाकया जो एबटाबाद का हुआ था, उसकी रिपोर्ट कहाँ है? कहाँ है? आपने एक रिपोर्ट बनवाई थी कि जनाब एक सहाफ़ी को कत्ल कर दिया गया, सलीम शहजाद को, उसके बारे में इंक्वायरी रिपोर्ट बनी थी। कहाँ है वो इंक्वायरी रिपोर्ट? हम इस तरह की चीजें लेकर बैठ जाते हैं। इस कमेटी की कोई रिपोर्ट आएगी आपका ख्याल है? बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि हम हमेशा यही सुनते आते हैं कि हाँ, इस तरह की रिपोर्टें आती हैं। हमने चीनी की इंक्वायरी को, भाई फुला फुला चोर हैं, हम इनकी काबीना में ये ओहदा उधर कर देते हैं, उसका ओहदा उधर करते हैं, उसको घर भेज देते हैं, उसको लंदन भेज देते हैं, उसको लंदन से बुला लेते हैं, ये सब कुछ होता है। बिल्कुल ऐसा। अच्छा लगाई साहब, थोड़ी कोरोना वायरस के हवाले से बात कर लेते हैं। अभी कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ है, अभी भी लोगों की जान भी जा रही है, वायरस का शिकार भी लोग हो रहे हैं। अब हुकूमत ने जो फैसला किया है, रूस की जो वैक्सीन है वो पाकिस्तान में हंगामी हालात में लगाने का फैसला किया है, आपके ख्याल में मौजूदा हालात में ये फैसला दुरुस्त है हुकूमत का? एक तो ये है कि मैं तो डॉक्टर बिल्कुल नहीं हूँ, नहीं है बिल्कुल, और मेडिकल के शोबे से भी मेरा ताल्लुक नहीं है। मैं तो वो, हमारी अम्मा तो हमें गले में मालूम होता था कि 4-5 तवीज़ लगे बंधे हुए हैं और बाजू पर भी तवीज़ बंधा हुआ है, इधर भी तावीज़ बंधा हुआ है। हमें कहती थी अम्मा कि ये आटा गिराते हुए जाओ और जाकर कीकर को गले लगाओ और कीकर को बोलो हमारा बुखार तुम ले लो, मैं हमारा जो है आटा खत्म हो गया, हम आटा लेने जा रहे हैं। हम तो उस तरह से इलाज कराते रहे। मैं ये कहता हूँ कि देखें, हमारे यहाँ अगर लगना शुरू हो रही है, वो चीन से आ रही है, वो रूस से आ रही है, हम तो ये नहीं कह सकते कि इतने बड़े ममालिक ने जो है रिसर्च नहीं की है। रूस की रिसर्च तो सबसे पहले आई थी और उन्होंने कहा था कि हमने वैक्सीन बनाई है। उसके बाद बाकी बरतानिया या अमेरिका में जो हुई है, बाद में वैक्सीन आई है, उनने पहले से बना ली थी। अगर आप ले लेते हैं, पाकिस्तान उनसे ले लेता है, तो हम ये नहीं कहते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान की वजारत सेहत या कोई और इदारा जो है उनकी जान लेना चाहता है। ऐसा नहीं है, पाकिस्तानियों की जान कोई नहीं लेना चाहता है। अगर वो वैक्सीन आ गई और काबिल इस्तेमाल ज़रूर इस्तेमाल करें। लेकिन हमारे यहाँ वैक्सीन लगाने का या मंगवाने का काम बड़ा सुस्त रवि का शिकार है, दूसरे ममालिक में बड़ी तेज़ी से लग रही है, तो हम तो बहुत पीछे हैं। हमारे यहाँ रोटी देने का भी इंतज़ाम जो है वो इसी तरह सुस्त रवि का शिकार है। हमारे यहाँ लोगों की बीमारी के बारे में भी फैसला करना, और सबको कहते हैं, हाँ वो जनाब हमारे मुराद साहब कहते हैं कि वो कार्ड, हेल्थ कार्ड बनवा लो। हेल्थ कार्ड बनवाने का मतलब क्या है आपको पता है? कहते हैं जी खैबर पख्तूनख्वा में पूरी आबादी को हेल्थ कार्ड दे दिया। इसका क्या मतलब है? आपके पास हेल्थ कार्ड होगा, आप अल्लाह ना खुदा ना करे कि आप बीमार हो जाएं, आपको उस हेल्थ कार्ड के ज़रिए आपका मेडिकल का जो है खर्चा उठाया जाएगा और आपको इलाज की सहूलत दी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जो अस्पताल को पे किया जाएगा, पे हुकूमत करेगी। और ये पहला मरहला ये है कि आपकी नहीं, ये कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ आपका होगा क्या। आपकी हेल्थ फैसिलिटी ख़त्म कर दी गई है, अभी ये किया जा रहा है। ये जो आपका कार्डियोवैस्कुलर को इन्होंने ले लिया है, आपके बच्चों का ये अस्पताल बहुत बड़ा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल है, उसको ले लिया गया है। जिना अस्पताल पाकिस्तान का बहुत बड़ा अस्पताल है, उसको ले लिया गया है। उसको लेने के बाद ये प्राइवेट शोबे में दे रहे हैं। अच्छा, ये क्या करेंगे?
हेल्थ कार्ड के जरिए जाकर इलाज करवाएं, उसके पैसे गवर्नमेंट पे करेगी, गवर्नमेंट 1 साल करेगी, 2 साल करेगी, उसके बाद ऐसा ऐसा हाथ खींच लेगी लोगों के, जाओ लाइन में लगो और अपना पैसा खुद ही भरो, जाकर अपनी बीमारी का इलाज खुद ही करो। जो फ्री मेडिकल था उसको पाकिस्तान में ख़त्म किया जा रहा है कार्ड के नाम पर। मैं आज पाकिस्तान के लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि आपकी हेल्थ फैसिलिटी को कार्ड के नाम पर, हेल्थ कार्ड के नाम पर ख़त्म किया जा रहा है, जो आपको हमेशा से पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर अब तक ये हेल्थ की फैसिलिटी हासिल रही है। आपका सिविल अस्पताल में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में जो आपके बच्चों का, आपके वालिदैन का इलाज होता था, वो इलाज अब पैसों से होगा और हुकूमत जो है वो पहले 1-2 साल खुद पैसे भरेगी, उसके बाद आप खुद ही भरते रहिएगा। आपसे चूँकि आलमी सरमायादारी आपकी हेल्थ फैसिलिटी, आपकी दीगर फैसिलिटीज़ विड्रॉ कर रही है, आपके बच्चों की तालीम की फैसिलिटी विड्रॉ कर रही है, अब आपको हर चीज़ पैसे से करनी पड़ेगी। आपकी जेब में पैसे हैं नहीं है, इससे हुकूमत को वास्ता नहीं है। अच्छा, ये बड़ी डॉक्ट्राइन थी 30-35 साल पहले जो आई थी मार्गरेट थैचर की और रोनाल्ड रेगन की। ये डॉक्ट्राइन थी इसलिए कि कम्युनिज्म मुनहदम हो चुका था, अब इनको खतरा नहीं रहता, इन लोगों का फैसिलिटीज़ वापस लो। अच्छा। अब लोगों से जो मुफ्त की फैसिलिटीज़ थी वो वापस ली जा रही हैं, इसी का नाम हेल्थ कार्ड है। ठीक है लगाई साहब, हमें ब्रेक है और नाज़रीन ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो कुछ मकबूजा कश्मीर में भारत के जो जुल्म और सितम है उसके हवाले से बात कर लेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। गुज़िश्ता साल 30 दिसंबर को भारतीय काबिज़ फोर्सेस की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर में 3 नौजवानों को मावराए अदालत कत्ल किया गया। जाली इनकाउंटर में उन नौजवानों को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया और उन नौजवानों के जो लवाहिकीन हैं वो आज तक अपने प्यारों की मैयतों के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। एक जवान तो ऐसा है जिसके वालिद ये कहते हैं कि मैं अपने बेटे की कब्र खोद कर बैठा हूँ और मैं सारी ज़िंदगी इंतज़ार करूँगा कि मेरे बेटे की मैयत मुझे मिले। अब ये जो जुल्म सितम है ये बरतानवी पार्लियामेंट में भी पहुँच गए हैं। आलमी मीडिया की तवज्जो भी अब इस जानिब मबजूल हो गई है। कुछ रोज़ पहले बरतानवी पार्लियामेंट का एक इजलास हुआ और उसमें मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो जुल्म सितम हो रहा है उस हवाले से बहस की गई और शदीद अल्फाज में भारत का जो जुल्म है उसकी मजम्मत की गई, लेकिन मोदी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। लगारी साहब, उस बच्चे के जो वालिद हैं वो इतना रोते हैं और वो कहते हैं कि मैं सारी ज़िंदगी इंतज़ार करूँगा अपने बेटे की मैयत के लिए। मतलब इतना जुल्म है, एक तो बेदर्दी से कत्ल कर दिया, उसके बाद आप मैयत भी नहीं दे रहे। ये कैसा इंसाफ है और ये किस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ माशरे में हो रही हैं और आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज़ तो बन गया है ये मामला, लेकिन हो कुछ नहीं रहा इसके ऊपर। मेरे ख्याल में भारत में तहजीब का ज़वाल हो चुका है। इंसान ने सदियों के इर्तिका में जो कुछ हासिल किया वो एक चीज़ थी कि वो इंसानियत थी, कि इंसान मोहतरम है, इंसान का एहतराम होना चाहिए, इंसान की ज़िंदगी का एहतराम होना चाहिए, इंसान की ज़िंदगी को ख़तरे में नहीं डाला जाना चाहिए, यही था। और रियासत का क्या काम होता है? रियासत का काम ये होता है कि कोई भी शख्स अपने किसी भी ख्याल का इजहार करता है तो उसका पूरा मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल। कश्मीर के लोग एक मुतनाज़ा खित्ते में रहते हैं, इंडिया ने गासिबाना कब्ज़ा कर रखा है। ये एक ऐसी बात नहीं है कि जो ढकी छुपी हो, सारी दुनिया को मालूम है कि इंडिया का कश्मीर के इलाकों पर गासिबाना ज़ालिमाना कब्ज़ा है। ऐसा ही। और कश्मीर की वादी, जम्मू, लद्दाख, ये पूरे के पूरे इलाके इन्होंने अपने कब्ज़े में ले रखे हैं। वहाँ के लोग किसी मामूली वक्फे के बग़ैर गुज़श्ता 75 साल से ज़्यादा अरसे से, अभी आज़ादी का ये मरहला सफ़र पूरा होने से भी पहले, जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आया उससे भी पहले कश्मीरी की आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे हैं। वो डोगरा राज से के अहद से जो है वो आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे हैं, उनकी मंजिल हासिल नहीं हुई है। लेकिन क्या आज़ादी की जद्दोजहद करने से, आज़ादी की बात करने से क्या इंसानों को बेदर्दी से कत्ल कर देना चाहिए? इंसानों की जान ले लेनी चाहिए? मेरे ख्याल में इंडिया वो तमाम हदें पार कर गया है जो बैनुल-अक़वामी कन्वेंशंस, बैनुल-अक़वामी रिवायात, बैनुल-अक़वामी कवानीन और बैनुल-अक़वामी अखलाकियात जो है उसकी उसने धज्जियाँ उड़ा दी हैं। और मोदी ने
जब से ये इक़्तिदार में आया है, जब से ये सियासत में आया है, जब से ये रियासती हुकूमत का वज़ीर आला बना गुजरात का, तब से लेकर अब तक ये मुसलसल एक खूनी भेड़िए का रूप अख्तियार कर चुका है और वो यही सूरत हाल उसकी कश्मीर के अंदर है। मैं समझता हूँ कि अक़वाम आलम क्यों खामोश है? देखें, कुछ तो आपका भी कसूर है ना। आप अगर एक बयान देकर मुतमईन होकर बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। देखें, ये एक ज़माने तक आपके पास वज़ारत अमूर कश्मीर हुआ करती थी, जो सारी दुनिया में जाकर बात किया करती थी कश्मीर के मसले पर। आपने वो वज़ारत ही ख़त्म कर दी। आपके पास एक होना चाहिए जो कश्मीर की आज़ादी का आपका हक बनता है। आप फरीक हैं, पाकिस्तान इस तनाज़े का बुनियादी फरीक है। पाकिस्तान का ये राइट है, पाकिस्तान का ये हक बनता है। नहीं, पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान दुनिया भर में अपने सफारत खानों में कश्मीर डेस्क कायम करे और वहाँ से ताज़ा तरीन यहाँ की सूरत हाल के बारे में दुनिया को बताए। जब तक आप चीख नहीं मारेंगे कोई आपकी आवाज़ नहीं सुनेगा। अगर आपका ये ख्याल हो कि आप पर जुल्म हो रहा है और आप खामोशी से वो जुल्म सह रहे हैं और आपकी दुनिया इमदाद को आएगी, तो आप गलती पर हैं। आपको बहरहाल चीख मारनी होगी, आपको बहरहाल दुनिया को बताना होगा, आपको बहरहाल ये सारा अमल करना होगा। पाकिस्तान एक स्टेट है, पाकिस्तान एक ग्रुप नहीं है, एक आज़ादी का एक वो नहीं है जो आज़ादी का मतवाला एक ग्रुप जो है वो आज़ादी के लिए या हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस नहीं है। पाकिस्तान एक स्टेट है और स्टेट एक फरीक है, फरीक एक मसले की है। उस मसले के हल के लिए पाकिस्तान को आलमी बिरादरी में अपने तरजीही बुनियादों पर इस मसले को रखना चाहिए। आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज तो बना हुआ है ऑलरेडी, ये मामला सबको पता है। ये बात आप फरीक बनकर जाएं। मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ, पाकिस्तान फरीक बनकर जाए और पाकिस्तान अपने राइट के लिए, कोई अगर आपसे आपका ये हक छीने के, आपका गिलास पानी का छीन ले, तो कितने दिनों तक आपको प्यास भी लगी हो तो आप कितनी मुरब्बत करेंगी? मैक्सिमम कितनी मुरब्बत आदमी कर सकता है। फिर एक वक्त आता है जब कहता है भाई नो मुरब्बत। तो अब पाकिस्तान को यह कहना चाहिए कि जनाब नहीं, अब ईंट का जवाब पत्थर से होगा। हमने जो दुनिया की 10 बड़ी अफवाज में से एक फौज हम रखते हैं, हम इसलिए नहीं रखते हैं कि जनाब हम उसको कहें कि जनाब आराम से आप सुकून से पाकिस्तान के अवाम, हमें कहना चाहिए अपनी आर्म फोर्सेस से। मैं नहीं कहता हूँ मेरे हाथ में है या मैं नहीं कहता हूँ कि आपके हाथ में है, ज़ाहिर है ये हुकूमत के हाथ में है। अपनी आर्म फोर्सेस कहें जनाब इस जुल्म को रोकने के लिए अब पाकिस्तान को अपना किरदार अदा करना। पाकिस्तान की जानिब से हमेशा अमन की बात की गई, मुज़ाकरात की बात की गई। आप अमन की बात करें, माला जपें, आप माला ले लें और उसको जो है जपना शुरू कर दें, अमन 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 अमन, रोज दिन में। अब आप ये मैं आप दिन में नहीं, कोई जरूरत नहीं है आपको इस तरह से बात करने की, दब कर अमन की बात करने की क्या जरूरत है आपको? यानी आप ये समझते हैं पाकिस्तान को अब अपनी स्ट्रेटजी तब्दील करने की ज़रूरत है भारत के मामले में? कतई तौर पर पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेटजी तब्दील करनी चाहिए, पॉलिसी तब्दील करनी चाहिए। आप अगर जब तक डिफेंसिव रहेंगे, आप अमन की माला जपते रहेंगे, वो इसी तरह से चढ़ता चला जाएगा। किस तरह बेहुरमतियाँ हुई हैं बहनों और माओं की, तो किस तरह बेरहमी से लोगों को कत्ल किया गया, किस तरह लोगों की आंखें निकाल ली गई, किस तरह से बुरहानुद्दीन वानी को कत्ल किया गया, किस तरह से और लोगों को, हमारे इंतहाई मोहतरम दोस्त को मकबूल भट्ट साहब को किस तरह से तिहाड़ जेल दिल्ली में किस तरह तख्ता दार पर चढ़ा दिया गया। और सबसे बड़ा जुल्म यह है कि वहां से कोई रिपोर्टिंग भी नहीं हो रही। मकबूजा कश्मीर में इस वक्त हो क्या रहा है एक्चुअल हमें मालूम तक नहीं है, नहीं है मालूम। हमें नहीं मालूम है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर्स जो है किस हालत में। हमें नहीं मालूम है कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबरा यासीन मलिक साहब के साल में। हमें नहीं मालूम है कि मीर वाइज उमर फारूक के साल में। हमें नहीं मालूम है इवन फारूक अब्दुल्ला के साल में, उमर अब्दुल्ला के साल में, महबूबा मुफ्ती के साल में। हमें नहीं मालूम है कि अली गिलानी के साल में। हमें नहीं मालूम है कि सज्जाद लोन किस हालत में है। हमें नहीं मालूम है इन लोगों के बारे में। हम उनकी खैरियत के बारे में जानना चाहते हैं। दुनिया को ये छुपाया जा रहा है। आप क्यों नहीं उठते हैं, जाकर पूछें कि जनाब ये हमारे जितने हुर्रियत पसंद हैं वो किस हाल में है। ये तो हमारी जिम्मेदारी है, हम मालूम करें, पाकिस्तान मालूम करे, आलमी बिरादरी से मालूम करे, विजिट का अख्तियार ले। आप कल भूषण को तो कहते हैं कि हम उसको अख्तियार देते हैं कि उसकी फैमिली आए और हमसे बात करे और हम उनको मिलने का वो देते हैं। एक ऐसे मुजरिम को आप अख्तियार देते हैं कि वो उसकी फैमिली को क्यों आकर मिले, और वो मजलूम जो हैं जो जदोजहद कर रहे हैं। आप कभी कहा है कि एक्सेस मिलना चाहिए? वही मैं कह रही हूं। मैम ये जो आपका जो डिप्लोमेटिक एक्सेस होती है वो सिर्फ उन्हीं के लिए है। यानी आप एक फिर मिलाने के लिए कहते हैं, फिर आप दरखास्तें कर रहे हैं कि आओ भाई मिल लो, आओ मिल लो, कल भूषण से मिलने वालों आओ मिल लो। और हम कहाँ, हम कोई मशाल मलिक कोई एक्सेस है कि जाकर अपने शौहर से मिलें? और लोग बेशुमार लोग हैं, खानदान बटे हुए हैं,
यहाँ कराची में ऐसे खानदान रहते हैं कि जिनका अजीज़-ओ-अरकार श्रीनगर में रहते हैं, बारामूला में रहते हैं और जगहों पर रहते हैं, तो क्या उन लोगों को एक्सेस है कि अपने अजीज़-ओ-अरकार से? अगर हुकूमती सतह पर ये कोशिश करे तो उसको एक्सेस मिल जाए। भाई मैं कह रहा हूँ मिलना ना मिलने की बात नहीं है, आपने आवाज कब उठाई है इस तरह की? सिर्फ एक तकरीर की है। एक तकरीर करने से, साल में एक तकरीर, सितंबर के महीने में साल में एक तकरीर करने से आप कहते हैं कि हमने अपना फर्ज अदा कर दिया, या आपने फर्ज अदा नहीं किया है, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं थी। इस तरह से आपको जिम्मेदारी यह है कि आप आलमी बिरादरी का ज़मीर झंझोड़ें, बेदार करें, ये आपकी जिम्मेदारी। नहीं लगाई साहब, आपको नहीं लगता मोदी सरकार को कभी मकाफाते अमल ही याद नहीं आता होगा? तो हम क्या करें कि हम उसके लिए बैठकर सिर्फ यही करें, बद्दुआ करें और हमारी बद्दुआ जाकर उसको लगे? भाई हमारा अमल क्या है? खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली है जिस कौम को अपनी हालत के बदलने का अपना वो भी नहीं होता है, वो अपनी ज़रूरत महसूस नहीं करते हैं या उसके लिए कोई काम नहीं करते हैं। खुदा उस वक्त तक आपकी मदद नहीं करता जब आप अपनी मदद के काबिल नहीं बनते हैं। आप हम किस तरह से जाकर बात करें? हम सिर्फ जुबान लिप सर्विस करते हैं, हम सिर्फ अपना बातें करते हैं और हम सिर्फ लच्छेदार बातें। सरकार की पॉलिसीज की वजह से इंडिया तक के अंदर इतने मामला खराब हुए हैं, वहां इंडिया ने तबाह कर दिया, इंडियन सोसाइटी को मोदी ने बर्बाद कर दिया है। ये देखें हमारे पड़ोस में था, हमारे पड़ोस में खून रेजी, कत्लेआम, तबाही, बर्बादी हमें सूट नहीं करती है। हमें मालूम है कि अगर इंडिया में बड़ी बर्बादी आती है तो उसकी हवाएं भी चलती होंगी। ये मोदी ला रहा है इंडिया में बहुत बड़ी बर्बादी, बहुत बड़ी तबाही, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी ब्रेक के जाने पड़ना है। जब हम वापस आएंगे तो कुछ सीएनजी के हवाले से बात कर लेंगे। 6 दिन की बंदिश के बाद सीएनजी स्टेशन सिर्फ 24 घंटे के लिए खुले हैं। सर्दियां कराची में तो तकरीबन ख़त्म हो गई हैं, लेकिन ये जो गैस का मामला है ये अभी तक हल नहीं हुआ। इस पर बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। कराची समेत सिंध भर में गैस का शदीद बहरान है और गुज़िश्ता 6 दिन सीएनजी स्टेशंस बंद रहे और कल सीएनजी स्टेशंस खुले और सिर्फ 24 घंटों के लिए सीएनजी स्टेशंस खोले गए हैं। लगाई सब सर्दी की अगर बात की जाए तो सर्दी तकरीबन ख़त्म हो गई है कराची में, तो लेकिन गैस अभी तक बहाल नहीं हुई है। गैस का वाकई आपके इलाके में ख़त्म हुई होगी, हमारे इलाके में ख़त्म नहीं हुई है। आप पता नहीं, आप तो डिफेंस में रहती है ना, इसलिए डिफेंस में सर्दी आती कम है, डिफेंस में थोड़ी ज़्यादा आती है, समंदर के ऐसे पोश एरियाज में नहीं आती है सर्दी। आपके इलाकों में जो है सर्दी डरती है। मेरा कहने का मतलब नहीं, हमारे यहाँ मैं बता रहा हूँ ना, हमें बहुत सर्दी लगती है भाई। अभी सर्दी खत्म नहीं हुई है। आपने ऐलान भी कर दिया, यहाँ इतने बड़े लाखों लोग आपको सुन रहे हैं और आप ऐलान कर रहे हैं सर्दी नहीं। भाई सर्दी खत्म नहीं हुई है, कराची में सर्दी है। नहीं, कराची में सर्दी उस तरह से नहीं है जैसे पिछले दिनों थी, बहुत ज़्यादा हो गई थी सर्दी। उस लिहाज से अगर सर्दी की बात की जाए तो सर्दी उतनी नहीं रही कि गैस ही ना आए। गैस बिल्कुल ही नहीं आती और डिफेंस में तो बिल्कुल नहीं आती। नहीं, मैं कहता हूँ कि ये तो बिल्कुल मामला दूसरा है, गैस का आना या ना आना। अच्छा, लेकिन इससे पहले देखें कितना पैसा पूल हुआ है बिजली में कि बिजली का क्राइसिस ख़त्म हो, और फिर वाकई बिजली में बहुत बड़ा वो आया है आपके पास, बहुत ज़्यादा बिजली पैदा हुई है। 13-14 हज़ार मेगावाट बिजली जो है वो साबिक हुकूमत ने उसमें सरमायाकारी की और बिजली आई है। ये मैनेजमेंट कर सकते थे। एक दूसरी बात, ये गैस मैनेजमेंट भी हो सकती है। आपके पास चीज़ें होती हैं ना, मैंने आपको पहले भी बताया था एक बार कि दुनिया में जो तेल पैदा करते हैं बड़े ममालिक, जो बड़े प्रोडक्शन जिनके मुल्कों में चीन की है, उसके तेल की है, उनमें एक मुल्क जो है वो ईरान भी है। और ईरान में अब से मैं 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि 20 साल पहले ईरान के अंदर, 20 नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा जो है वो ईरान के अंदर वो हो रहा था, राशनिंग हो रही थी। यानी कि पेट्रोल जो है वो पर्ची पर मिलता था। आपके पास एक कार्ड था, राशन कार्ड था, उस राशन कार्ड पर आप पेट्रोल पंप पर जाते, आपका यौमिया तारीख लिखी हुई है, इस तारीख को इतना पेट्रोल लिया। अच्छा, वो तारीख होती थी। 3 लीटर पेट्रोल देते थे। 3 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल अब भी वहाँ पर नहीं मिलता है उस मुल्क में जो तेल पैदा करता है। हम जो कर्ज की पीते हैं मैं और समझते हैं कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन, हम तो बड़े मज़े से चीज़ों को बेदर्दी से इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करते चले जाते हैं। इसको कभी हुकूमत ने सोचा है कि चीज़ों को मैनेज भी करना चाहिए।
मैनेज करने का उनके यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं है। तो दे दिया तो दे दिया, थोड़ी है तो पिछली हुकूमतों ने भी कुछ कभी तो डिफेंस में नागा ही नहीं होता, कभी कभी डिफेंस को खाली कर दिया जाता है कि भाई नहीं इनको जरूरत नहीं है, बड़े लोग हैं ये कर लेंगे अपने वो ले लेंगे। तो इस तरह होता रहा है। इनके पास मैनेजमेंट का कोई उसूल नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई इनके पास थ्योरी नहीं है। बस ये जो चीज़ भी होती है बगैर प्लानिंग के करते चले जाते हैं। मतलब है नहीं आपके पास खाने के लिए, फिर भी कहते हैं कि जनाब बेहिसाब खा रहे होते हैं और ख़राब कर करके खा रहे होते हैं। ये होता है हमारे मुल्क के लोगों। अच्छा लगारी साहब, पंजाब के महकमा वाइल्ड लाइफ के सिफारी पार्क की बात कर लेते हैं। वहाँ पर जो शेर की कीमत है वो अब भैंस से भी कम हो गई है, क्योंकि लॉकडाउन के बायस हालात ख़राब हुए, उनको इंतज़ामिया को नुकसान हुआ और उसके बायस अब वो उस तरह से देखभाल नहीं कर पा रहे, तो बड़े सस्ते दामों ये जानवर बेच रहे हैं। इसकी फ़िक्र जो है वो ज़्यादा शहबाज शरीफ साहब को होनी चाहिए, मोहतरम नवाज़ शरीफ को होनी चाहिए और मोहतरमा मरियम नवाज़ को होनी चाहिए और राना सनाउल्लाह साहब को होना चाहिए जो मास्क लगा कर आए थे शेर का। अब मालूम हुआ शेर सस्ते हो रहे हैं, या तो आप लोग ख़रीद लो, शेर ले लें अपने पास, चूँकि आपका इंतखाबी निशान है। लॉकडाउन के बायस अब नुकसान हुआ है ना, तो इसमें हुकूमत का क्या कसूर है? तो उनके लिए लॉकडाउन कहाँ आया था कि आप जानवरों को भी लॉकडाउन में रखें? नहीं, मतलब अब जाहिर है वहाँ पर कोई विजिटर भी नहीं जा रहा होगा, तो किस तरह से? तो क्या मतलब है, आपके पास वो शेर अगर आपने कहीं पाल रखे हैं तो उनको आप खाना नहीं देंगे? आप लोगों ने कोरोना में लोगों ने खाना बंद कर दिया है, या लोगों का जो है ग़िज़ा ख़त्म हो गई है और लोग कोरोना खा कर गुजारा कर रहे हैं, या कोरोना उनको खा कर गुजारा कर रहा है? भाई इंसानी ज़िंदगी है, अगर वो बच रही है और जानवर अगर आपके ज़िम्मे हैं तो उनको बचाना चाहिए। ये क्या बात हुई, आवाज़ ले रहे हैं चौराहे में खड़े होकर, आ जाओ ले जाओ 1.5 लाख रुपए में एक शेर ले लो, ये कौन सी तरीका है? अच्छा लगाई साहब, वक्त खत्म हो गया। बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा की शादी, आज महफिल मिलाद है बिलावल हाउस में, इस पर क्या कहेंगे आप? नेक ख्वाहिशात। मेरी तरफ से नेक ख्वाहिशात मेरे लिए बिल्कुल बच्चों की तरह हैं और उनकी कल वो हो जाएंगी, कल उनकी सालगिरह है। अच्छा। और कल उनकी सालगिरह के मौके पर उनका ये जो एक दिन पहले से उनका तकरीबात का आगाज़ हुआ है, आज मिलाद हो रहा है, फिर 27 को जो है आगे एक और इवेंट होंगे, निकाह होगा और उसके बाद उनकी शादी होगी। ये सारे इस ख़ानदान में बहुत दुखों के बाद, बहुत गमों के बाद, बहुत चीज़ों के बाद खुशी का मौका आया है। अल्लाह उन्हें मुबारक करे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सब आज के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अब अगले हफ्ते फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के पास। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।